उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतर रूप से हमें तैयारी करनी होगी। दोस्तों अभी परीक्षा की तैयारी का बिल्कुल सही समय भी है, क्योंकि आपके सामने अभी कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं है और यही वो समय है जब आप लोगों से आगे निकल सकते हैं, आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि वो उसी दिन से तैयारी को स्टार्ट कर दे जब उसने मन बना लिया है परीक्षा को देने का। चाहे परीक्षा आपकी कभी भी हो, लेकिन ये तय है कि आपकी परीक्षा होनी ही है और आपको परीक्षा देनी ही है। जब आपको परीक्षा देनी ही है तो फिर किंतु परंतु हमें किसी प्रकार की नहीं रखना चाहिए और निरंतर रूप से हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश की जो नीति थी उसके संबंध में। ये जो टॉपिक है वो आपका रीट एसएसटी की यूनिट 3 में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, न केवल भारत आई बल्कि भारत में व्यापार किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार भी कर लिया। दोस्तों ये कोई मात्र उनका संयोग नहीं था, उन्होंने मौके का फायदा भी उठाया और एक अपनी निश्चित रणनीति के तहत धीरे धीरे भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और एक समय आने पर अपने पूरे भारत के अंदर उन्होंने अधिकार कर लिया था। दोस्तों हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो वो भारत में केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आई तो उसने हमारे यहाँ की परिस्थितियों को देखा और उसने ये देखा कि जो हमारे देसी शासक हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरियों को जाना और उनकी आपसी जो वैमनस्य थी उनको भी अच्छे प्रकार से देखा और उन कमज़ोरियों को देखते हुए उन्होंने एक अवसर यहाँ तलाश कर लिया कि यहाँ पर हमारा साम्राज्य है जो स्थापित हो सकता है। तो अपनी जो व्यापारिक रणनीति थी उसमें फेरबदल करते हुए इन्होंने यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करने की नीति को अपनाया। उनके मन में भारत की जो वर्तमान उस समय की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए उनके अंदर साम्राज्य स्थापित करने की लालसा जाग उठी थी दोस्तों। और जब उन्होंने प्लासी के युद्ध के अंदर बंगाल पर अधिकार कर लिया तो फिर वो और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई और धीरे धीरे उन्होंने एक निश्चित नीति के तहत सभी राज्यों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अब उनका जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से देशी राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य में लाना हो गया। अब वो पूरी तरह से जो हमारे देशी राज्य थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य में लाना चाहते थे और अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग सभी भारतीय रियासतों को अपने प्रभुत्व में ले भी लिया था। दोस्तों भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन ने जो नीति अपनाई वो हर समय हमें एक जैसी देखने को नहीं मिलती है। तो कालक्रम के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भी हमारे लिए उपयोगी रहेगा और हम एक थीम को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने अंग्रेजी शासन को यहाँ पर स्थापित किया और किस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने परिस्थितियों को समझा और इन परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया और लाभ उठाते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों तो हम देखते हैं कि भारतीय राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश नीति है उसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार की नीति हमें दिखाई देती है, जिसमें एक आती है घेरे की नीति, दूसरी है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति और तीसरी जो थी अधीनस्थ संघ की नीति थी। घेरे की नीति में ही हम पढ़ेंगे सहायक संधि के विषय में दोस्तों और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंदर हम पढ़ेंगे व्यपगत सिद्धांत के विषय में। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं घेरे की नीति के संबंध में, यानी रिंग फेंस की जो पॉलिसी थी वो अपनाई गई थी। ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है वो चली थी 1757 से 1813 तक। ये 1757 से 1813 तक की नीति मानी जाती है। इस नीति का आधार हमें समझ लेना चाहिए। किस आधार पर इस नीति को अपनाया गया तो वो था अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व की नीति थी। ये दोस्तों इसका पूरी तरह से जो बेस था वो था कि हमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है वो राज्यों के अंदर नहीं करना है। दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद में ही इस प्रकार की नीति को जो है अपनाया गया था। दोस्तों अब यहाँ हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आंतरिक मामलों के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करने की नीति को अपनाया। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो है अन्य देशी रियासतों से संबंधों को बढ़ाकर
उन्हें दूसरी जो शक्तिशाली रियासतें थी उनके विरुद्ध जो है बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। दोस्तों यहाँ देखिए नंबर एक बात तो कि कंपनी के पास में इतने संसाधन नहीं थे और वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो डायरेक्ट जो है किसी भी रियासत पर कब्जा कर सके। तो यहाँ उन्हें अपने संसाधन भी बढ़ाने थे और दूसरे उसके सामने जो है कुछ शक्तिशाली शक्तियां थी, कुछ शक्तिशाली राज्य थे जिनका डर अंग्रेजों को था। तो यहाँ सबसे पहले ये जो नीति अपनाते हैं वो एक प्रकार की सुरक्षात्मक नीति थी, यानी उन शक्तिशाली रियासतों से उनको अपने आप को बचाना था। तो इसलिए उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में अपनी जो देसी रियासतें थी उनको इस्तेमाल करने की नीति को अपनाया। और इस समय जो नीति थी इनकी वो देसी रियासतों से संबंध बढ़ाकर उनको शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना। बफर स्टेट को हम एक सीमावर्ती राज्य बोल सकते हैं जो दूसरे शक्तिशाली राज्य और अंग्रेजों के राज्य के बीच में था, ताकि वो सीधा सीधा उनके संपर्क में न आ सके। दोस्तों तो इस प्रकार से इनकी जो नीति थी वो एक प्रकार की सुरक्षात्मक नीति थी। इलाहाबाद की संधि से इस नीति की जो है शुरुआत हम मान करके चलते हैं। इस नीति में अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी वो सुरक्षात्मक नीति थी। दोस्तों देखिएगा यहाँ ये हमें ध्यान दे करके समझ लेना चाहिए कि ये जो सबसे पहले जो नीति अपना रहे हैं वो कैसी नीति है, वो सुरक्षात्मक नीति है, क्योंकि इनके पास में अभी पूरी तरह से संसाधन नहीं थे। न तो ये केवल कब्जा कर सकते थे बल्कि इनको स्वयं को भी यहाँ की शक्तिशाली रियासतों से खतरा था। तो इसलिए इन्होंने जो नीति अपनाई वो इस प्रकार की नीति थी। घेरे की नीति को हम देखते हैं। हालांकि ये नीति जो है एज इट इज चलती नहीं रही थी, धीरे धीरे इसमें समयानुसार और परिस्थितियों के अनुसार जो है फेरबदल भी होता रहा था। दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि थी उसमें क्या होता है कि अवध को सीमावर्ती राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में ये मान्यता देते हैं और इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व दिया और अवध को जो है एक बफर स्टेट के रूप में उपयोग किया ताकि वो अपने आप को मराठों और अफगानों से सुरक्षित कर सके। दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की नीति को ये इन्होंने प्रारंभ किया था। हालांकि वापस बोल रहा हूँ ये हमेशा चलती नहीं रहेगी, समयानुसार और मौकों के अनुसार ये हैं, इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करते रहेंगे। दोस्तों अब देखिए इस समय जो हमारी देसी रियासतें थी उनके साथ में अंग्रेजों के संबंध कैसे होते थे। तो देखिए रिंग फेंस के काल में भारतीय रियासतों से संबंध बराबरी के आधार पर होते थे। कहते हम दोनों भाई भाई, यानी अंग्रेज और देसी रियासतें थी उनको जो आपस में अधिकार थे वो बराबर के अधिकार हुआ करते थे। कंपनी जो देसी रियासतों के साथ में संधि करती थी उनमें वो किसी भी इस प्रकार का दावा नहीं करती थी जिसमें यह साबित हो कि अंग्रेज जो है वो सर्वोच्च शक्ति है। तो सर्वोच्च शक्ति होने का वो दावा पेश नहीं करती थी और उनका जो आधार था, संबंधों का आधार था, वो बराबरी का आधार था। यानी दोनों राज्य कैसे होंगे, बराबर होंगे। अंग्रेज और जो देसी राज्य हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। संधियों में दोनों पक्षों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाना था और इनका पूरा प्रावधान इन संधियों में किया जाता था और ये विश्वास दिलाया जाता था कि वो एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि इस हस्तक्षेप की नीति को जो मैं आपके लिए बार बार दोहरा रहा हूं कि ये पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे दोस्तों। और अंग्रेजों ने कभी भी अपनी नीतियों का पूरी तरह से, अपने संबंधों का या जो संधियों का, उनका पूरी तरह से पालन किया ही नहीं। वो जैसे मौके होते थे उसी हिसाब से अपने कार्य किया करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि व्यापार हमारा तब और फलीभूत हो सकता है यदि हम साम्राज्यवादी नीति को अपनाएं। तो इस हस्तक्षेप की नीति का जो है पूर्णतः पालन आगे चल करके नहीं किया गया। जहां भी कभी कंपनी को आवश्यकता होती, मौका मिलता, तो तत्कालीन जो गवर्नर हुआ करते थे वो कंपनी उनके माध्यम से है वो देसी राज्यों में हस्तक्षेप कर दिया करते थे। तो यहाँ देख सकते हैं है तो हस्तक्षेप की नीति में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये पूर्णतः हस्तक्षेप की नीति नहीं थी। समय जब भी मिलता, आवश्यकता होती, तो ये जो वहाँ के गवर्नर थे वो देसी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप भी किया करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि इस समय देसी रियासतों से जो संबंध थे वो बिल्कुल बराबरी के संबंध थे और ये कहा गया कि हम आपके मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही अंग्रेजी सरकार किसी प्रकार के कोई सर्वोच्च शक्ति होने का दावा पेश करती है। और पूरी तरह से संधियों में प्रावधान भी किया गया कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। हालांकि कुछ स्थानों पर उन्होंने जो इसका है पूरा पालन किया भी नहीं, जो हम आगे से आगे देखते भी हैं। अब
देखिएगा, इसी का विस्तार है जो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को माना जाता है पूरी तरह से। लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि थी वो इसी का विस्तार था। इसमें साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को अधिक महत्व दिया गया था। दोस्तों बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ अंग्रेजों के लिए सबसे आवश्यक था सुरक्षात्मक कदम, सुरक्षा करना इनका महत्वपूर्ण कदम था। इसीलिए इन्होंने बफर स्टेट बनाने के लिए जो है संधियां की थी दोस्तों। तो इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कंपनी पर निर्भर कर दिया गया। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगी तभी इनके हित पूरे हो सकते हैं। इसमें क्या किया गया, भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड कर दिया गया। उन्हें भी ये डर दिखाया गया कि मराठे हैं या अन्य शक्तियां जब भी आप पर आक्रमण करेंगी तो आपकी सेना इतनी सक्षम नहीं है, आपके पास में इतने आधुनिक हथियार भी नहीं है कि आप उनसे संघर्ष कर सकें। तो पूरी तरह से जो सैनिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से उनको अपने आप पर डिपेंड कर दिया, वो उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर हो गए कंपनी के ऊपर। 1798 में देखिएगा 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेज़ली जो है गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है। जब वो भारत आता है तो उसने ये देखा कि कंपनी सरकार की जो भारतीय रियासतों के संबंध में जो हस्तक्षेप की नीति है वो बिल्कुल सही नहीं है। उस समय तक परिस्थितियां थोड़ी चेंज भी हो चुकी थी। देश में उस समय कोई शक्तिशाली रियासत थी भी नहीं। तो वेलेज़ली ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि ऐसे समय में कंपनी को देश में एक प्रभुत्वशाली शक्ति बनना चाहिए। तो हमने देखा कहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे इस नीति में परिवर्तित होता जा रहा है। तो लॉर्ड वेलेज़ली जब आया और उसने ये देखा कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, कोई शक्तिशाली जो रियासत है वो हमारे सामने नहीं है, तो हमें क्यों न इस पूरे देश के ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए और एक प्रभुत्वशाली शक्ति बन जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेज़ली ने देशी रियासतों के साथ संबंध कायम करने के लिए एक सहायक संधि प्रणाली शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सहायक संधि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा सहायक संधि थी क्या, सहायक संधि की मुख्य बातें क्या थी, क्या इसके प्रावधान थे। इसमें देखिएगा एक तरफ अंग्रेजी सरकार है और एक तरफ हमारी रियासत थी, दोनों के बीच में सहायक संधि होती है। सहायक मतलब एक दूसरे का सहयोग करने वाले, कुछ तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, कुछ हमारी जरूरतें पूरी होंगी, यानी आपस में हम एक दूसरे का जैसे भी आवश्यकता होगी सहयोग करेंगे। और इस प्रकार की एक सहायक संधि में दिखावटी प्रावधान किए गए थे जिसमें पूरा जो लाभ था वो कंपनी का ही होने वाला था। इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया था कि सारी गेंद जो है वो अंग्रेजों के पाले में ही रही। तो इसमें क्या किया गया देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं हम कि सहायक संधि करने वाली रियासत को रियासत में सुरक्षा और सहायता के लिए अंग्रेजी फौजें रखनी होती थी। यानी जो रियासत है वो अंग्रेजों की एक फौज जो है अपने यहाँ पर रखेगी और उस फौज का जो खर्चा है वो शासक को देना होगा, एक निश्चित धनराशि के रूप में देना होगा, या तो वो जो रियासत है वो क्या करेगी, एक निश्चित धनराशि है उस सेना की एवज में कंपनी को देगी, या फिर रियासत का कुछ भाग जो है वो कंपनी को सौंप देगी ताकि कंपनी जो है उस फौज का खर्चा उस रियासत के भाग से चला सके। समझिएगा, इसको दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि रियासत में सुरक्षा और सहायता के लिए अंग्रेजी एक फौज जो है हमारी रियासत को रखनी थी। अब उस फौज का खर्चा कौन चलाएगा, तो उस फौज का खर्चा चलाएगी वहाँ की रियासतें। अब रियासतें कैसे चलाएगी, या तो वो रियासतें कोई एक निश्चित पर्टिकुलर धनराशि है वो जो है कंपनी को दे दे, या फिर रियासत का कुछ भाग जो है वो कंपनी को दे दे ताकि उस रियासत के भाग से है जो है वो कंपनी अपने खर्चे को चला सके। दोस्तों, संबंधित शासक को किसी भी प्रकार से किसी विदेशी शासक या अन्य शासक से सीधे संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यहाँ हम डायरेक्ट ये समझें कि पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो किसके हाथों में रहेगी, अंग्रेजों के हाथों में रहेगी। यानी जो रियासत है वो किसी भी शासक से या किसी भी विदेशी ताकत से, विदेशी शासक से सीधे संबंध स्थापित नहीं कर पाएगी। ऐसी अनुमति जो है शासकों को नहीं दी गई थी, और अगर वो ऐसा करती हैं, कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक होगी। यानी वो किसी से संबंध बनाएगी, विदेशी संबंध बनेंगे तो वो कंपनी की मध्यस्थता के बाद में ही बनने वाले हैं। किसी अन्य शासक या रियासत से अगर मतभेद होगा
तो भी वो कंपनी की मध्यस्थता से ही सुलझाया जाएगा, उसमें भी कंपनी की मध्यस्थता जो है वो आवश्यक होगी दोस्तों। इस तरह से देखें तो जो पूरी विदेश नीति जो है हमारे देशी रियासतों की, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी दोस्तों। अपनी रियासत से अंग्रेजों के अलावा इसमें देखिए एक और प्रावधान था कि अपनी रियासतों से अंग्रेजों के अलावा, यानी कौन रहेंगे, सिर्फ अंग्रेज रहेंगे। अंग्रेजों के अलावा सभी विदेशियों, फ्रांसीसियों, वो चाहे डच हो, पुर्तगाली हो, कोई भी हो, इनको भी अपनी रियासतों से बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप इनकी रणनीति को समझ पा रही हैं तो देखिएगा, न केवल उनकी विदेश नीति को कब्जे में लिया, पहले देखिएगा उनके सामने जो चुनौतियां थी वो शक्तिशाली देशी रियासतें थी। जो यहाँ की रियासतें थी, जो यहाँ की शक्तिशाली ताकतें थी, वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद में जो रह गई दूसरी जो उनको सामना करना पड़ रहा था, वो अन्य विदेशी जो ताकतें थी उनसे उनको सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे इस प्रकार से इन विदेशी शक्तियों को भी यहाँ की देशी रियासतों से अलग थलग किया गया और भारत से बाहर निकालने का कार्य भी जो है इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। अब देखिएगा, हमने कहा भी देशी रियासतों ने क्या क्या माना। ये उन्होंने मान लिया कि वो एक अंग्रेजी फौज अपने यहाँ रखेंगे, उन फौजों का खर्चा भी उठाएंगे, वो किसी विदेशी से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे तो उनके लिए मध्यस्थता करने का कार्य करेंगे अंग्रेज, और अंग्रेजों के अलावा वो किसी विदेशी को अपने यहाँ पर घुसने भी नहीं देंगे। जब हमारी रियासतों ने इतनी सारी बातों को माना तो फिर हमें बदले में क्या मिलने वाला था, तो रियासतों को इस बदले में क्या मिलना था, तो रियासतों को इनके बदले जो मिलना था वो ये था कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक संकट होगा तो अंग्रेजी सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपने आप पर लेती थी दोस्तों। यानी एक बाहरी आक्रमण और आंतरिक संकटों से सुरक्षा के लिए हमारी देशी रियासतों ने इन सारे पाबंदियों को मानना स्वीकार कर लिया, इस संधि को मानना स्वीकार कर लिया, जिसके अंदर प्रावधान थे कि जो हमारी विदेश नीति है वो नहीं रहेगी, हमारी कोई सेना नहीं रहेगी, और अंग्रेजी हस्तक्षेप को भी कहीं ना कहीं हमने स्वीकार करने का प्रयास किया था दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा एक और प्रावधान था कि जो रियासत है उसको अपने यहाँ पर एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, और ये जो रेजिडेंट इन्होंने यहाँ रखा ये आगे चल करके रियासतों को बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ा। भारतीय जो देशी राज्य थे उनको महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ा था दोस्तों, क्योंकि इनका जो है रियासत पर बड़ा प्रभाव हुआ करता था। आगे देखेंगे हम कि इनके अधिकार कितने बढ़ जाते हैं। इन्होंने कहा भी ये रेजिडेंट रहेगा, ये कोई मामले में हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, बस देखता रहेगा वहां बैठ करके राज्य की गतिविधियों की, राज्य किस प्रकार से चल रहा है दोस्तों। तो एक प्रकार से निगरानी रखने का एजेंट ही था ये जो कार्य किया करता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि देशी रियासतों को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा गारंटी के बदले अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सौंपना पड़ा। उनकी सारी राजनीति क्या हो गई, समाप्त हो गई। वो न किसी पे आक्रमण कर सकते थे, न किसी से हाथ मिला सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो ये थी सहायक संधि। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस प्रणाली के तहत सबसे पहले क्या किया, हैदराबाद के निजाम से 1798 में सहायक संधि की थी दोस्तों। धीरे धीरे देश की अधिकांश रियासतें इस संधि के अधीन आती चली गई, और राजस्थान की लगभग रियासतों ने 1803 तक आते आते जो है कंपनी से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी दोस्तों। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि सुरक्षित और स्वतंत्र जो हमारी देशी रियासतें थी उनकी आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में जाने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस प्रकार वेलेस्ली ने कंपनी सरकार की हस्तक्षेप की नीति को आंशिक रूप से त्याग कर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ करने का कार्य किया था। हस्तक्षेप नीति को आंशिक हस्तक्षेप की नीति की तरफ मोड़ने का इन्होंने प्रयास किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे अगली जो हमारी नीति है वो है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। यहाँ आते आते जो इन्होंने जो रिंग फेंस की नीति थी 1813 के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आता है तो रिंग फेंस की जो नीति थी उसको पूरी तरह से परित्याग कर दिया जाता है, और जिसके तहत जो है अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, और इन्होंने जो है एक नई नीति अपनाई जिसे अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के नाम से जानते हैं। इस नीति में क्या था कि जो है
राज्यों को अधीनस्थ किया जाएगा, लेकिन पृथक कर दिया जाएगा। अधीनस्थ और पृथक की नीति, यहाँ इस नाम से देखना, अधीनस्थ और पृथक की नीति, यानी राज्य को क्या किया जाएगा, अधीन किया जाएगा। अंग्रेजी शासन के अधीन करने की नीति को चलाया गया, अधीन कर लिया जाएगा, लेकिन उनका जो आंतरिक शासन जो है वो रियासतें स्वयं करेंगी, उनको अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया जाता था। समझ पा रहे हैं इस बात को कि अधीन और पृथक, यानी अधीन हमने किया लेकिन उनके शासन के लिए हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जो शासन है वो उनको स्वयं ही करना था। ब्रिटिश सरकार जो है रियासतों के प्रशासन से स्वयं को अलग रखती थी, यानी क्या किया, अधीन किया, लेकिन शासन में किसी प्रकार की कोई उनकी नीति नहीं थी। शासन के लिए उनको पूरी तरह से अलग थलग छोड़ दिया था, रियासतों के प्रशासन से खुद को वो अलग रखती थी। तो यहाँ हम नाम से समझ सकते हैं, अधीन करो और अलग करो। किससे करो, शासन से खुद को क्या कर लो, अलग कर लो। फैक्चुअल जो है यहाँ पर वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आता है। 1813 के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत आता है। भारत आने के बाद में इसने रिंग फेंस की नीति को पूरी तरह से त्याग कर दिया और जो भारतीय रियासतें थी उनको अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। दोस्तों इस प्रकार की नीति इन्होंने अपनाई थी। 1813 तक कंपनी की सत्ता जो है वो स्थापित हो चुकी थी और अब इन्हें सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। अब देखिए, जो विदेशी ताकतें थी वो भी कम हो गई थी और जो हमारे यहाँ की ताकतें थी वो भी खत्म हो गई थी। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से अब कंपनी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। तो कंपनी ने ये सोचा जब कोई खतरा नहीं है तो क्यों ना अधीन किया जाए। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति अपनाते हुए अंग्रेजी शासन की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया और ये साबित करने की कोशिश की कि अंग्रेजी शासन ही क्या है, श्रेष्ठ है। तो हम देखते हैं रिंग फेंस से निकल करके हम कहाँ आ चुके हैं, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। वापस बोल देता हूँ, इसका मूल आधार था अधीन करो और अपने आप को शासन से क्या रखो, अलग रखो, प्रशासन से अलग रखो। ब्रिटिश सरकार की ये नीति इसके अंदर हमें देखने को मिलती है दोस्तों। हालांकि हमेशा इन्होंने इसका पालन भी नहीं किया था दोस्तों। ये इस प्रकार की नीति थी जिसमें देशी रियासतों को अधीन किया जाता था, अधीन करने की नीति थी, जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को संभालना पड़ता था। अंग्रेजी शासन में, साम्राज्य में इन्हें मिलाया नहीं जाता था। सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखती थी। इसे ही हम अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के नाम से जानते हैं दोस्तों। हालांकि हेस्टिंग्स के पश्चात जो गवर्नर आए उन्होंने अलगाव की नीति को पूरी तरह से पालन नहीं किया। बेंटिंग ने आरंभ में अलगाव की नीति का पालन किया, लेकिन हम देखते हैं जहां उसने हैदराबाद, जयपुर, भोपाल की रियासतों में जो आंतरिक विरोध था उसमें किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली। लेकिन बाद में वही जो है मैसूर, कुर्ग, आसाम के जेठिया, कचार, करनूल आदि में हस्तक्षेप भी करते हैं और न केवल हस्तक्षेप करते हैं बल्कि उन्हें अपने अधीन करने का कार्य भी करते हैं। तो हम शुरू से ये बात करते रहे हैं कि ये नीति बनाएंगे, उस नीति पे कुछ दिन वो चलते भी हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी जो कहते हैं अधीन करने की साम्राज्यवादी नीति पर आना शुरू कर देते हैं दोस्तों। यही इनकी नीति हमें बार बार देखने को मिलती रहेगी। इस काल में जो संधियां की गई उनका स्वरूप कैसा था, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया जाता था। यानी कैसी होंगी, वो अधीनस्थ होंगी। पहले जहां बराबरी का अधिकार था, यहाँ कौन सा आ गया, अधीनस्थ का। इस प्रकार रियासतों में जो ब्रिटिश रेजिडेंट, हमने पीछे भी बात की थी, ये रेजिडेंट बहुत तंग करने वाले हैं। ब्रिटिश रेजिडेंटों का व्यवहार भी बिल्कुल देखिए निरंकुश हो चुका था और अब ये पूरी तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर चुके थे, यानी हस्तक्षेप युक्त इनका व्यवहार हो चुका था। यह भारतीय रियासतों के अधीनस्थ स्वरूप को स्पष्ट करती थी। यानी बार बार जो है वो रेजिडेंट थे जिन्होंने पहले कहा था हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था दोस्तों। इस नीति का जो विकास है वो आगे चल करके विलय की नीति में हमें देखने को मिलता है, जिसमें उत्तराधिकार का प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। उन्हें तो अंग्रेजों को बहाना चाहिए था, किसी न किसी प्रकार से जो हमारे राज्य हैं उनको अपने अधीन कर लिया जाए दोस्तों। इसका जो विलय की नीति है, इसका चरम जो विकास है वो हमें डलहौजी की राज्य अड़प नीति में देखने को मिलता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर पूरी तरह से
जोड़ दिया जाता है। अब जो ब्रिटिश शासन है वो निरंकुश भी हो जाएगा और भारतीय रियासतों के विलय पर भी पूरी तरह से जोर देगा। तो पूरी तरह से डलहौजी का हम इसमें बहुत बड़ा योगदान मान करके चलते हैं। 1848 के अंदर 1848 के अंदर डलहौजी है जो भारत में आते हैं और 1856 तक रहते भी हैं। उसने अपने शासनकाल में देशी रियासतों को साम्राज्य अधीन करने की नीति को अपनाया, पूरी तरह से अधीन करने की नीति को ही अपनाया और उसके लिए हर उपयोगी अवसर और हर तरीके का लाभ उसने उठाया। उसने एक सिद्धांत देखिए लागू किया जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिद्धांत क्या था इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, यानी उसकी मृत्यु हो गई लेकिन उसने कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया था, तो उत्तराधिकारी नहीं था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो राज्य है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, घोषित नहीं है, तो उसको अपने अंदर मिला लिया जाता था। और इसी नीति के तहत डलहौजी ने कुछ रियासतों को अपने यहाँ देखिए मिला लिया। ये सन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं तो याद रख लेना। 1848 में सतारा, 1849 के अंदर जैतपुर, संबलपुर, 1850 में जो है बगाट, 1852 में उदयपुर जो छत्तीसगढ़ का है, 1854 में झांसी और नागपुर जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश शासन के अंदर जो है मिला लिया गया था। दोस्तों अवध रियासत को भी कुप्रबंध के आधार पर 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। देखिए यहाँ कोई नियम कानून कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हम ये कहें कि इस नीति के तहत या ये इन्होंने कानून बनाया था, ऐसा भी जहाँ इनको जैसा मौका मिला, जिस प्रकार से भी मौका मिला, इनकी राज्य अड़प नीति लागू हो जाती थी। कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई कुप्रबंध है, किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप लगा करके मौका मिलते ही ये अपने अधीन करने का कार्य शुरू कर चुके थे। दोस्तों युद्ध के द्वारा 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ये वाले क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि युद्ध के द्वारा किसे मिलाया गया, कुप्रबंध के आधार पर किसे मिलाया गया। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गोद निषेध नीति के द्वारा किन किन को मिलाया गया, युद्धों के द्वारा किन किन को मिलाया गया, बकाया वसूली के आधार पर बरार को मिलाया गया, कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि डलहौजी ने जो रियासतें थी उनको 3 भागों में बांटा था। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र जो रियासतें थी वो कौन सी थी। स्वतंत्र रियासतें वो होती थी जिन्होंने कंपनी को कर नहीं दिया और कंपनी से सीधे डायरेक्ट संधि उनके द्वारा की गई थी। ये रियासतें गोद ले सकती थी, इनको गोद लेने की छूट थी। संरक्षित मित्र, ये रियासतें पुर्तगाली या मराठों के अधीन थी। जब मराठा अंग्रेजों के अधीन आ गए तो ये भी कंपनी के अधीन आ गई। तो ये क्या कहलाई, संरक्षित मित्र। इन्हें मित्रता का दर्जा दिया गया। दोस्तों इन्हें गोद तो ले सकते थे लेकिन इन्हें गोद लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। देखिए स्वतंत्र कौन सी थी, जिन्होंने कंपनी से डायरेक्ट संधि की, ऐसी रियासतें गोद ले सकती थी। संरक्षित मित्र कौन सी, जो पहले पुर्तगाली या मराठों के अधीन थी। अब जब मराठा अंग्रेजों के अधीन आ गए तो वे रियासतें भी कंपनी के अधीन आ गए, इन्होंने इनको मित्रता का दर्जा दे दिया। अब ये गोद तो ले सकते थे लेकिन कंपनी की अनुमति अनिवार्य थी। अधीनस्थ रियासतें कौन सी थी, पुनर्स्थापित थी, जिन्हें कंपनी ने पुनर्स्थापित किया था। इन्हें कंपनी ने गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी, ये गोद नहीं ले सकती थी। दोस्तों तो यहाँ हम देख सकते हैं गोद लेना भी कोई एक कानून इनका नहीं था, कुछ ले सकती थी कुछ नहीं ले सकती थी, कुछ कंपनी से पूछ करके ले सकती थी। मतलब जहाँ अधीनता है उसी हिसाब से ये कार्य किया करते थे। दोस्तों अब देखिएगा अगली जो हमारी नीति आती है अधीनस्थ संघ की नीति। अब यहाँ जो समय है 1857 की क्रांति आती है, उसके बाद में जो हमारे नियम कानून है वो अंग्रेजों के द्वारा चेंज कर दिए जाते हैं। 1858 से 1935 या यूं कहें हम आज़ादी तक ये जो है यही चीज़ें हमारे यहाँ पर चलती रहती हैं। दोस्तों 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसके बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार की नीति जो है उसे ही हम अधीनस्थ संघ की नीति कहते हैं। यानी उन्होंने अधीनस्थ रखो लेकिन एक संघ बनाओ।
अधीनस्थ रखो लेकिन एक संघ बनाओ की नीति को अपनाया था। इसमें सरकार ने देसी रियासतों को अलग अलग करने की बजाय ब्रिटिश शासन के नजदीक लाने का प्रयास किया, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन ही एक संघ बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1857 के बाद में सबसे जो बड़ा परिवर्तन हुआ, 1858 के बाद में भारत का शासन जो है वो कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश ताज के पास में चला जाता है। अब कंपनी शासन नहीं चलाएगी तो कौन चलाएगा? ब्रिटिश ताज चलाएगा। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ में संबंध कैसे बनाए अच्छे, क्योंकि खराब बनाए थे तो हमने देखा था कि 1857 की क्रांति हो गई थी, तो हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि मौका पड़े, आवश्यकता पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके और ये जो क्रांति हुई है इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, क्योंकि जो क्रांति थी उसमें काफ़ी सारी रियासतों का भी हाथ था। उनके जो स्वार्थ थे या उनके जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए भी क्रांति जो है वो घटित होती है। तो इस प्रकार की समस्या न आए, बाकी पिछली चीज़ों से इन्होंने काफ़ी सीख लेते हुए जो है इस प्रकार की नीति अपनाई, जिसमें यह था कि भारतीय राज्यों के साथ में अच्छे संबंध बनाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो है वो उनका सहयोग करे। इसके लिए महारानी विक्टोरिया की जो 1858 में की गई उद्घोषणा है उसको हमें ढंग से देखना पड़ेगा। इसमें जो घोषणा की गई उसमें क्या क्या था? इसमें यह था कि वह देसी रियासतों को अपने राज्य में नहीं मिलाएगी, नहीं मिलाएंगे भी तो क्या करेंगे? देसी राज्यों के अधिकारों और प्रतिष्ठा को ब्रिटिश शासन के समान समझा जाएगा। वापस वही आ गई कि हम अधीन नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो देसी रियासतें हैं, जो देसी राज्य हैं, उनके अधिकार और प्रतिष्ठा है उनको ब्रिटिश शासन के समान ही समझा जाएगा। और साथ ही साथ जो गोद लेने वाली जो समस्या थी जिसके कारण काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं, तो बच्चों को गोद लेने का अधिकार इनको दे दिया गया और आश्वासन दिया गया कि जब तक राज्य सरकार के आज्ञाकारी रहेंगे उन्हें किसी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आप समझ जाइए आज्ञाकारी इस शब्द में काफ़ी कुछ है, यानी जो कंपनी की हाँ हुजूरी करती रहेगी, कंपनी जैसा कहेगी वैसा चलता रहेगा, तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये कहा गया कि बेटा अगर आप कुछ थोड़ी बहुत भी दिक्कत करते हो, थोड़ा बहुत भी हमारे आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आज्ञाकारिता की शपथ भी लेनी पड़ती थी और वे विदेशी राज्य या प्रजाजन से सरकार के माध्यम से ही संबंध रख सकते थे। तो इस प्रकार के जो प्रावधान है वो इस घोषणा में थे। कैनिंग ने देशी राज्यों के प्रति इस नीति का सूत्रपात किया था, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक कायम भी रही, चलती भी रही। परवर्ती जो वायसराय थे उन्होंने उनका अनुसरण भी किया। वापस जैसी परिस्थितियां बदलेंगी उस प्रकार से इनमें भी कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस नीति से जो है एक नए प्रकार के संबंधों की छवि बनती है कंपनी की, जिसे जो है भविष्य के अंदर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन के रूप में अपनाया गया था। ये देशी राज्यों को उपयोग कर रहे थे एक साधन के रूप में, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही साथ जो हमारे देशी नरेश थे उनसे ये अपेक्षा भी की गई कि वे अपने शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाएंगे, जनता के का कल्याण करेंगे और एक जिम्मेदार शासक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन जो देशी राजा थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सुव्यवस्थित शासन चलाने के स्थान पर, जन कल्याण के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन में डूब गए, आमोद प्रमोद करने लगे, शानो शौकत में और विदेशी यात्राओं में अपना समय व्यतीत करने लगे। और उनको जो अपनी जनता है उसकी परेशानियों से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। जनता कुछ भी करे, जनता की समस्याओं के लिए उनके पास में टाइम नहीं था और यहाँ तक कि वो जनता को कष्ट देने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखा करते थे। कठोरता और निर्दयता पूर्वक व्यवहार उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इसी का मौके का फायदा अब कंपनी को क्या चाहिए? मौका चाहिए। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे कई मामलों के जरिए जो हैं वापस राज्यों के अंदर जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और जो धीरे धीरे एक हस्तक्षेप की प्रथा के रूप में ही बदल गया। अब देखिए ब्रिटिश रेजिडेंट, हमने ये पहले भी बात की है, ये हमेशा तंग करता ही रहेगा। इसने जो है पूरी तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राज्यों को बहुत सारे अधिकारों से इस समय वंचित भी कर दिया गया।
अब क्या था कि जो कुप्रशासन के आरोप में जो सरकार है वो शासक को हटा सकती थी। शासक जो है सरकार की अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकती थी। उत्तराधिकार करों की बात थी। कानूनों में सरकार, जो देसी रियासतें, जो हमारी रियासतें थी, जो हमारे राज्य थे, वो कानून बनाते थे, उनमें भी सरकार का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया और यहाँ तक कि सिक्के चलाने का अधिकार जो है वो भी राज्यों से छीन लिया गया। तो हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से आधिपत्य होना शुरू हो गया और हस्तक्षेप भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। और कर्जन के समय तो यह जो हस्तक्षेप है वो अपने चरम सीमा पर था दोस्तों। अब देखिए, जहां नरेशों को संरक्षण की गारंटी दी और इस गारंटी के द्वारा उन्हें अपना आज्ञाकारी बना लिया, वहीं जो सरकार है दमनकारी शासकों के विरुद्ध जो है अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जनता के कल्याण के पोषक के रूप में उसकी एक छवि हमें दिखाई देती है दोस्तों। लॉर्ड मिंटो जब आता है तो उस समय संबंधों में एक नया मोड़ हमें देखने को मिला। लॉर्ड मिंटो के आने के बाद में स्थिति थोड़ी परिवर्तित होती है। उसने महसूस किया बंगाल विभाजन जो था उसके बाद में राष्ट्रवादी ताकतों का उदय होता है, राष्ट्रवादी शक्तियों का उदय होता है, लेकिन उनका मुकाबला जो है कौन कर सकता है? केवल देसी नरेश ही कर सकते हैं। इसलिए देसी नरेशों को पुनः अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लाना पड़ेगा और इसी नीति के तहत जो है कार्य किया गया और इस प्रकार से हस्तक्षेप की एक नई नीति का यहाँ से आरंभ होता है। हस्तक्षेप की एक नई प्रकार की नीति यहाँ से वापस निकल करके आती है। राज्यों के प्रशासन के सुधार के लिए स्वयं हस्तक्षेप के स्थान पर इस प्रकार के प्रयास किए गए कि वो स्वयं ही सुधार कार्य किए। अब देखिएगा क्या हुआ, पहले हस्तक्षेप चल रहा था लेकिन अब देखिए स्थितियां बदलती गई, राष्ट्रवादी ताकतें आई, तो अब क्या करना पड़ा? हस्तक्षेप की नीति को वापस लेकर के आते हैं मिंटो और इसमें जो है एक नया डिजाइन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि हस्तक्षेप के स्थान पर इस प्रकार के हमें प्रयास करने हैं कि वो स्वयं ही सुधार करने का कार्य करें। और इसके अंदर जो है मुख्य कार्य किया, सहयोग किया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने। इसके समय सरकार और राज्यों के मध्य गहरी दोस्ती हमें देखने को मिलती है दोस्तों। कमोबेश हम देखें तो यही जो नीति है स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती रहती है। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। और देखिए वास्तव में तो अब यह कोई आवश्यक भी नहीं रह गया था कि राज्यों के अंदर आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि स्थितियां अब काफी ज्यादा बदल चुकी थी दोस्तों। तो ये था हमारे राज्यों के प्रति अपनाई गई ब्रिटिश शासन की नीति, किस प्रकार से उन्होंने हमें अपने आधिपत्य में लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में, जो इसके बीच की एक कड़ी रह जाती है। 1857 का जो समय है वो एक बहुत ही परिवर्तनकारी समय है। सरकारों में परिवर्तन होता है, सत्ताओं में परिवर्तन होता है। इन सब के विषय में बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी इसी एंड्रॉयड ऐप के द्वारा आप देखिए ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaryas.in से। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ज्ञान बांटना अच्छा होता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपकी पढ़ाई बीच में नहीं रुके। क्लास आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।